हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू एजुनेशन। आज हम लेकर आए हैं बीटेक फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट जिसका नेम है टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो? सुन रहे हो सिर्फ बैठे बैठे? नहीं, जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अब बैक टू बैक अपकमिंग वीडियोस में इसमें डालती रहूंगी, तो नोटिफिकेशन आती रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए किसी वजह से। तो बेल आइकन को जरूर दबाना। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे बिल्कुल मजेदार तरीके से इस सब्जेक्ट को जिसका नाम है टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो गाइस, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हम कौन से इसमें की टॉपिक्स अपने कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है टेक्निकल कम्युनिकेशंस एंड वेरियस फीचर्स। ओके, टेक्निकल एंड जनरल राइटिंग क्या होती है, टेक्निकल एंड जनरल कम्युनिकेशन, उसके रोल क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। पैराग्राफ क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, रिक्वायरमेंट क्या होते हैं पैराग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक। उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन और किस तरीके से कौन से चैनल हो सकते हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपने बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस में, ठीक है। इसमें इंट्रापर्सनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये आपका बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाएगा और इसमें एक टॉपिक और इन्वॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आता है डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं आप इनको अच्छे से समझना। और हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ या जो मेरे नोट्स में लिखे हैं बस वही लिख के आना, नहीं। आप मेरे जो चीज मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से समझना और अपनी ही लैंग्वेज में आप इसको लिख के आ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आप जितना इंग्लिश लिखोगे और किस तरीके से लिखना है आपको एग्जाम में ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ जिसका नाम है टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड वेरियस फीचर। टेक्निकल कम्युनिकेशन के टर्म से आप क्या समझते हो? टेक्निकल कम्युनिकेशन एक वो हो गया जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं स्पेसिफिक ऑडियंस के साथ सबसे सिंपलेस्ट और बेस्ट पॉसिबल वे में, जिससे वो इजली तरीके से उसको समझ पाए हमारी इंफॉर्मेशन को जो हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वही मैंने यहाँ लिखा है, इट मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अ स्पेसिफिक ऑडियंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, जैसे कलेक्टिंग फैक्ट्स जो एक्सपर्ट या यूजर आपसे पूछ सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन है सो पीपल कैन इजिली अंडरस्टैंड एंड यूज इट। इसका ये नहीं कि अगर कोई हमारे ऑडियंस है जिनकी मेजोरिटी हिंदी लैंग्वेज है, अगर आप उनके सामने इंग्लिश बोलोगे तो आप जो उनको इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हो वो उन्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। किस तरीके से हम अपनी इंफॉर्मेशन उनके सामने रखनी है, किस तरीके से रखनी है, वो सारी चीजें हम इसमें टेक्निकल कम्युनिकेशन में ध्यान रखते हैं। उसके बाद आता है आपका फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। सबसे पहले सब्जेक्ट बेस्ड, मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक हम इसमें लेते हैं, उस पर हम काम करते हैं, उसके बारे में हम लिखते हैं। उसके बाद ऑडियंस फोकस, कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल क्या है हमारे टॉपिक के हिसाब से उस बेस पे हम लिखते हैं। पर्पसफुल, क्लियर गोल रखना चाहिए कि हम ये जो ना इंफॉर्मेशन जो हम शेयर कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए है, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब क्लियरली अरेंज्ड होना चाहिए जिससे हम क्विक डिसीजन बना सके, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब इट कैन बी स्पोकन और रिटन, हम इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस, ठीक है, कौन सी लैंग्वेजेस वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये था हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी इन्वॉल्व कर सकते हो जो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे जिसका नाम है टेक्निकल एंड जनरल राइटिंग। टेक्निकल या जनरल राइटिंग आपका बेसिकली 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। टेक्निकल राइटिंग जैसे ऑडियंस इन टेक्निकल राइटिंग विद अ स्पेसिफिक, हम टेक्निकल राइटिंग में क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे लेते हैं, ठीक है। वहां पे ही जनरल राइटिंग में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जनरल ही ऑडियंस पे अपना लिखते हैं जो हमें लिखना होता है, ठीक है। इसमें इन्फॉर्म करते हैं, हम इंस्ट्रक्ट करते हैं और परसुएट करते हैं अपने टेक्निकल राइटिंग के थ्रू से ऑडियंस को। इसमें क्या होता है आपका जनरल राइटिंग में, जनरल राइटिंग जो एंटरटेन के लिए होता है, प्रोवोक करने के लिए होता है, ये एजुकेट या इंस्पायर करने के लिए होता है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, हम किसी को जाके वहां पे बताते हैं, ठीक है,
एंटरटेनमेंट जैसे पॉडकास्ट वगैरह हो गए, प्रोवोक जैसे आपके पॉलिटिक्स वगैरह में जो रैली वगैरह निकलते हैं वहां पे जो बोला जाता है वो, ठीक है, वो आता है आपका जनरल राइटिंग में। इसकी जो स्टाइल होती है टेक्निकल राइटिंग की, वो प्लेन होती है, सिंपल होती है, पॉइंट में होते हैं, फॉर्मल होता है, स्टैंडर्ड होता है, और ऐसा होता है कि हाँ आप इजिली उसे समझ जाओगे देखने के साथ कि ये टेक्निकल राइटिंग का है। ठीक है। जनरल राइटिंग में क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, आर्किटिस्टिक होता है, एट्रैक्टिव होता है और रिपीटेटिव होता है, एक ही चीज को बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है। इसमें जो टोन होता है टेक्निकल राइटिंग में वो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब अप्स एंड डाउन दोनों तरीके से रहता है, लेकिन जनरल राइटिंग में सब्जेक्टिव रहता है, टू द पॉइंट वही रहेगा आपका टोन जैसा उसमें होने चाहिए। ठीक है। वोकेबलरी इसमें जो हम यूज करते हैं वो स्पेसिफाइड यूज करते हैं, मतलब ऑडियंस के हिसाब से हम इसमें देखते हैं। और यहाँ पे हम जनरल राइटिंग में क्या करते हैं, जनरल और एक्सप्रेसिव, मतलब हम दिखाते हैं कि हाँ हम जो बोल रहे हैं वो बहुत ही एक्सप्रेसिव है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्निकल राइटिंग इज सिक्वेंशियल एंड सिस्टमेटिक, ये सिक्वेंशियल और सिस्टमेटिक दोनों होता है, लेकिन जनरल राइटिंग में आर्किटिस्टिक और आर्बिट्रेरी होता है। ठीक है। टेक्निकल राइटिंग जो होता है उसका आउटकम जो आता है वो डिलीजेंस आता है। ठीक है। वहीं पे ही जनरल राइटिंग का जो आउटकम आता है वो नेचुरल टैलेंट को डिनोट करता है और ये लार्जली इनबॉर्न होता है। ठीक है। ये जो है आपका टेक्निकल राइटिंग, ये आपका रिकॉर्डिंग के लिए और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज होता है, लेकिन वहीं पे ही जो जनरल राइटिंग है वो आपकी फीलिंग्स को डिनोट करता है, इमोशंस को करता है, ओपिनियन को शो करता है। ठीक है। टेक्निकल राइटिंग आपकी साइंटिफिक होता है, लेकिन जनरल राइटिंग आपकी लिटरेसी और जेनरिक के लिए यूज होता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका टेक्निकल राइटिंग में इसका जो स्कोप होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए यूज होता है, लेकिन जनरल राइटिंग जो होता है वो बहुत ही ज्यादा जगह यूज होता है, और ये क्या होता है, टचेस एवरी वॉक ऑफ लाइफ, ये हर एक इंसान के पास जा जाके या वाइड रेंज में जाके, जैसे पॉलिटिक्स वगैरह हो गए, ऐसे कर करके ये अपनी चीजों को बहुत ज्यादा दूर तक इसको बता पाते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस है टेक्निकल राइटिंग एंड जनरल राइटिंग में। देखो इसे 2 नंबर में ही आपको पूछा जाता है, तो इसको ज्यादा ध्यान मत देना। ठीक है। उसके बाद आता है टेक्निकल एंड जनरल कम्युनिकेशन, उसके रोल, ब्रेविटी और ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या होते हैं। ठीक है। टेक्निकल जनरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये आपका कंपोज करा जाता है टेक्निकल इंफॉर्मेशन में। ठीक है। ये आपका जनरल मैसेज में कन्वर्ट करा जाता है। अब आते हैं इसमें जो इंफॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मेटेबल होता है और ऑर्डर में रहता है, लेकिन जो जनरल कम्युनिकेशन है वो इनफॉर्मल स्टाइल में रहता है। अब बस ये है कि अप्रोच करना है हमें क्लाइंट से किसी भी हालत में, हमें नहीं पता कैसे करेंगे वो। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको जो रिटेन सेक्शन होता है वो आपका ऐसा होता है कि वैल्यू एसोसिएटेड रहता है, फॉर्म में रहता है। ठीक है। कोई भी अगर देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये टेक्निकल टर्म में लिखा गया है। जनरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये सिर्फ कन्वर करता है और अपने ही आइडिया को ओरली वे में। ठीक। ये क्या होता है, ये फॉर्मल वे में होता है, ये इनफॉर्मल वे में होता है। इसका एक जो पैटर्न होता है वो सेट होता है, इसका पैटर्न सेट नहीं होता क्योंकि ये कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए यूज होता है, ये लेकिन स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए यूज नहीं किया जाता। अब इसके जो रोल है, ब्रेविटी के और ऑब्जेक्टिव जो है इसके, इसमें क्या होता है, बी ब्रीफ, मतलब शॉर्ट में करें लेकिन क्लियर रहे एकदम, सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे बात करना जा रहे हो। ठीक है। उसके बाद बी क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड, सामने वाले आदमी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए आप किस टॉपिक पर उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है। सिंपल, वहां पे इतने हार्ड लैंग्वेज या हार्ड वर्ड यूज मत करना जिससे क्लाइंट कंफ्यूज हो जाए कि बोलना क्या चाह रहा है सामने वाला। ठीक है। बी फैक्चुअल, कोई भी ओपिनियन अपने साइड से नहीं देना। बी यूजफुल, अपने ऑडियंस के साथ ऐसे एक्सपीरियंस या ऐसी कुछ चीजें शेयर करें जो उनके लिए हेल्पफुल हो, उनके इंफॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है। यूज करेक्ट टर्म्स, मतलब टेक्निकल वर्ड्स जो हैं उसी हिसाब से यूज करना जिस हिसाब से आपके ऑडियंस होंगे। गिव एग्जैक्ट इन्फो, स्पेसिफिक ही अपना जो इंफॉर्मेशन है वो देना, ये नहीं कि इधर की या उधर की बात कर रहे हैं, नहीं वो नहीं, टू द पॉइंट बात करना ऑडियंस से। ठीक है। अपने टर्म्स जो है उनको याद ध्यान से रखना है, मतलब यूज राइट एब्रीविएशन, मतलब जो आपके वर्ड है, ठीक है, जो आप प्रोनाउंस कर रहे हो वो बहुत ही अच्छे से अपने टर्म्स को ध्यान रखना। ठीक है। यूज एक्टिव वॉइस, मेक अ सेंटेंस डायरेक्ट, मतलब ऐसा होना चाहिए, एक्टिव लगना चाहिए जिससे आपकी आवाज दूर तक जा सके, किसी को ये ना हो कि भाई तेरी आवाज नहीं आ रही, मुझे थोड़ा जोर से बोल। होता है बेसिकली, कभी कभी हेजिटेट हो जाते हैं तो वॉइस बहुत धीरे हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है अवॉइड एक्स्ट्रा वर्ड,
अननेसेसरी के फ्रेजेस जो है कि हाँ मैंने अपने बचपन में ऐसा करा था, मैंने ये एक्सपीरियंस करा था, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ हमें टू द पॉइंट अपने करना है, ठीक है। डोंट रिपीट सेइंग थिंग, बार बार रिपीट नहीं करनी कि हाँ मेरे बचपन में ये था, जैसे वो तारक मेहता में भिड़े कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, नहीं वो बार बार रिपीट नहीं करना क्योंकि सामने वाला जो ऑडियंस है वो इरिटेट हो जाता है इस चीज से, ठीक है। तो यही था हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन और उसके रोल जो थी ब्रेविटी और ऑब्जेक्टिव्स के। ये अच्छे से कर लेना क्योंकि ये 10 नंबर में पूछा जाता है आपका। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास जिसका नाम है पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होते हैं, पैराग्राफ के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और ऐसा क्या रिक्वायरमेंट है कि पैराग्राफ को हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिससे इजिली समझ पाए हम लोग, ठीक है। तो पैराग्राफ क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है, ये हमें सबको ही पता है, ठीक है, जो हम बात करते हैं अबाउट सिंगल आइडिया पर, ठीक। ऑल सेंटेंस इन अ पैराग्राफ आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये नहीं कि अगर ऊपर वाला मतलब फर्स्ट पैराग्राफ जो लिखा है वो तो है मेरे पास्ट के ऊपर और जो मेरा सेकंड पैराग्राफ है वो किसी और चीज के ऊपर है, नहीं, दोनों लिंक होने चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें ओपिनियन, फैक्ट्स, स्टोरी और डिस्क्रिप्शन, तीनों चीजें होनी चाहिए, ठीक। पैराग्राफ जो है हेल्प करता है रीडर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए न्यू आइडिया क्लियरली एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक। अब इसके आते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। पैराग्राफ के कंपोनेंट्स के सबसे पहले आप क्या समझते हो, सबसे पहले टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक हमें देखना चाहिए कि कौन से टॉपिक पर हमें काम करना है। फर्स्ट सेंटेंस दैट टेल व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट, ठीक है। उसके बाद आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस, मतलब लास्ट सेंटेंस जो सम अप करेगा मेन आइडिया को। एडिक्वेट डेवलपमेंट, एडुकेट डेवलपमेंट में क्या होता है, गुड पैराग्राफ शुड एक्सप्लेन द आइडिया प्रॉपरली नॉट जस्ट इन 2 और 3 लाइन्स, ये नहीं कि 2 या 3 लाइन लिखी और उसमें मैंने अपना जो आइडिया था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब उसमें क्या हुआ, क्लाइंट समझ ही नहीं पाया, ये जो ऑडियंस है वो समझ ही नहीं पाया कि ये आइडिया क्या कहना चाह रहा है, नहीं। हमें इस तरीके से पैराग्राफ लिखना है कि 2 से 3 लाइन में अगर लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिखना है कि सामने वाला बहुत ही इजीली तरीके से आप बहुत ही जल्दी उसको समझ पाए कि हमारा आइडिया जो है वो किस तरीके पे है, या किस बेस पे है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपना क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं पैराग्राफ की कंस्ट्रक्शन में। देखो सबसे पहला आता है यूनिटी, स्टिक टू वन मेन आइडिया थ्रू आउट द पैराग्राफ। मैंने आपको बताया था एक ही टॉपिक पे हमें स्टिक रहना पड़ेगा, जिस टॉपिक पर हम काम कर रहे हैं उसमें जो पैराग्राफ हम लिखेंगे वो एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए, ठीक है। कोहेरेंस शुड बी लिंक्ड लॉजिकली, यूज दीज टूल्स जैसे प्रोनाउंस ही, शी, इट, ठीक है। रिपीटेशन, स्टे फोकस की रिपीट कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है। सिनोनियम्स, यूज सिमिलर वर्ड्स टू अवॉइड बोरिंग रिपीटेशन, ठीक है। आपका कनेक्टिव्स, उसमें क्या होता है जो आपका वर्ड है जैसे लाइक हो गया, बट और देयरफॉर, टू ज्वाइन द सेंटेंस, ये हमें इस तरीके से करना है जिससे हमारा सेंटेंस ऐसा न लगे कि हम जो अपना लाइक हो गया, बट हो गया, देयरफॉर हो गया, जो हम सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं वो अलग अलग दिखे, ठीक है। एम्फेसिस, एम्फेसिस में क्या होता है, रीडर इजिली अंडरस्टैंड कर सके कि हमारा पैराग्राफ उसको क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, ठीक है। बैलेंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इक्वल और वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए जिससे ऑडियंस जो है अट्रैक्ट हो और इजिली समझ पाए, ठीक है। एम्पेटिक पोजीशन, मतलब मेन आइडिया जो है हमारा, ठीक है, एट द एंड ऑफ अ पैराग्राफ और एट द स्टार्ट वो हमारा लिखा होना चाहिए, जैसे टाइटल है और सबसे नीचे वी आर शेयरिंग दिस आइडिया ऑन दैट टॉपिक, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्पेस, स्पेस में क्या होता है, गिव मोर वर्ड्स एंड लाइन टू द इम्पोर्टेंस आइडिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दे रखा है, ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स लगा रखे हैं, क्यों, आपके लिए कि आपको इजीली समझ में आ सके कि हाँ ये अलग है और कोई ये अलग है, ठीक है। उसके बाद आता है रिपीटेशन, रिपीटेशन आप कर सकते हो लेकिन वही बोला मैंने सिनोनियम कि उसी वर्ड के कोई और से सिमिलर वर्ड्स यूज करो, ठीक है, जिससे रिपीटेशन ना आकर हो, ऑडियंस बोर ना फील करे, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट, टू अपोजिट आइडिया टू हाईलाइट्स वन, कोई से दो आइडियाज को लो, ठीक है, अपोजिट जो आपका आइडिया है वो और जो अपोजिट उससे है आइडिया से वो, उसको फिर अपने वाले को हाईलाइट करो, ठीक है। एम्पेटिक वर्ड मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड हमें चूज करना चाहिए और यूज करना चाहिए जिससे हम अपने व्यू ऑफ पॉइंट को शो कर सके, ठीक है। मेटाफोर्स और इमेजेस मतलब क्रिएटिव कॉम्प्रिहेंशन टू मेक योर आइडिया स्टैंड आउट, कंपैरिजन, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन बोल दिया था मैंने, क्रिएटिव कंपैरिजन, जैसे कि ये इमेज है, ठीक है, ये पॉइंट्स है, ये जैसे ये है, मैंने ये
क्या कहते हैं, डायमंड शेप के जो इमेजेस हैं ये मैंने आपको लगाए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जिससे इजिली समझ में आ सके। तो ये था हमारा पैराग्राफ क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन एंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन हमें पता है क्या होता है। कम्युनिकेशन वही होता है जो हम अपनी बातें एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, या अपने आइडियाज जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसिंग करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज समवन माइंड, क्या चल रहा है सामने वाले के दिमाग में। ये एक बहुत ही अच्छा ब्रिज है जो कनेक्ट करता है पीपल के साथ स्पीकिंग में, लिसनिंग में और अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। कम्युनिकेशन के कुछ सिंपल 6 स्टेप होते हैं, जैसे थॉट, एनकोडिंग करना, फिर मैसेज करना, ट्रांसमिशन करना, डिकोडिंग करना और फीडबैक करना। थॉट मतलब सोचना, एनकोडिंग जो ये आदमी इससे बोलेगा, ठीक है, जब भी बोलेगा तो वो एनकोडिंग में जाएगा, लेकिन इसके बाद जब जाएगा तो एक मीडियम के थ्रू जाएगा जिसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन, फिर वो जो जाएगा वो डिकोडिंग वे में जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से डिकोड करके फिर ये इसको फीडबैक देगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, इजली नेक्स्ट यूनिट में समझेंगे, ये है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली दो तरीके के टाइप होते हैं, एक तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया जैसे आप किसी ऑफिस में हो या आपके टीचर हैं, ठीक है, एचओडी है, आप जो उनसे बात करते हो, आपका जो टोन होता है या आपके जो बिहेवियर होता है, जो आपका गेस्चर होता है वो बहुत चेंज होता है, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जैसे आप किसी अननोन टॉपिक्स पे बात करो, जैसे आपके दोस्त हो गए, ठीक है, और भाई क्या हाल है, आज मेरी गर्लफ्रेंड ने ये करा, आज मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट कर दिया, मजाक कर रही हूँ, ऐसे चीट वीट कुछ नहीं करने का, ठीक है। तो ये चीजें हैं, वो होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हैपन कैजुअली नॉट थ्रू ऑफिशियल मीन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑफिशियल वे और स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपके बॉस टू एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय से बॉस ने बात करी, या सेम लेवल के जो पीपल होते हैं जैसे कि कलीग हो गए वो, या अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड लेवल। तो ये हो गया आपका फॉर्मल वे में। उसके बाद आता है इनफॉर्मल में, जैसे ग्रुप बॉन्डिंग हो गई, रिलीजिंग इमोशंस हो गए, क्रिएटिंग हार्मोनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या र्यूमर जो है कि भाई तुझे पता है इसकी ना, अंकिता की ना बॉयफ्रेंड बन गया वो, है ना, वैसा वाला। तो वो क्या होता है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में या पूरी क्लास में फैलने में टाइम नहीं लगता, तो वो हो गया रूमर, गॉसिप्स, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, ठीक है। इट इज अंडर कंट्रोल, अनकंट्रोल एंड अनप्रिडिक्टेबल। ये जो होता है बिना सोचे समझे, बिना थॉट के, मतलब बिल्कुल ही अटपटी बात होती है, इस तरीके से मान के चलो। तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है बैरियर टू कम्युनिकेशन, ठीक है। बैरियर टू कम्युनिकेशन में क्या होता है, मैंने आपको तीन वो बताए थे, एक तो इंटरपर्सनल बैरियर, ठीक है, और इंटरपर्सनल बैरियर। ध्यान रखना ये इंट्रा है, इसमें ए है और यहाँ पे ई है, इंटर और इंट्रा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर में क्या होता है, रॉन्ग अजम्पशन, मतलब अपने हिसाब से ही सोच लेना कि यार मेरा बॉस तो मुझे ही डांटेगा, मैंने कल छुट्टी मार ली थी, उसने मुझे कल ठेके पे देख लिया था दारू की बोतल खरीदते हुए, दिस टाइप ऑफ एजम्पशन, ठीक है। गेसिंग विदाउट नोइंग द फुल फैक्ट, अंडरस्टैंड अदर बेटर टू अवॉइड दिस। एक डिफरेंट परसेप्शन, मतलब पीपल सी द सेम थिंग इन डिफरेंट वे। अब मैंने किसी से ये कहा कि भाई आज तू ना मतलब ठीक ठाक लग रहा है, तो वो किसी और तरीके से लेगा कि यार ये टोंट मार रहा था, या ये मुझसे जल रहा है, या इस तरीके से कुछ, है ना। उसके बाद आता है ट्राई टू सी द फुल पिक्चर, उसके पीछे का, उसने ऐसा क्यों कहा या क्या कहना चाह रहा था, उसका बैक वो चेक करो कि वो कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट आपका डिफरेंट बैकग्राउंड्स, मतलब कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन अफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नो योर ऑडियंस एंड कम्युनिकेट बेटर। अब जैसे मैं हूँ यूपी में है, ठीक है, यूपी में क्या है, बिल्कुल ही देहाती लैंग्वेज चलती है कि अरे इधर को ये जरा, ऐसे वाली भाषा चलती है। अब मेरे यहाँ पे यूपी में मैंने एक सेमिनार रखा, वहां पे आए लोग बाग नोएडा के, दिल्ली के, वो इंग्लिश प्रेफर करते हैं। अब मैं तो ये नहीं कहूंगी और देखो बे यो होगा है, अब मैं ये कहूंगी अच्छा लगेगा नहीं ना। तो हमें बैकग्राउंड मतलब कल्चर चेक करना चाहिए, हमारी जो ऑडियंस आ रही है वो किस तरीके की आ रही है, वो सारी चेक करने के बाद हमें रखना चाहिए अपना। तो ये भी बहुत बड़ा एक बैरियर बनता है हमारा। उसके बाद आता है इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर में क्या होता है, लिमिटेड वोकेबलरी, मतलब हमें सिर्फ ये है कि काम चलाऊ वाले वर्ड याद है और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
क्योंकि हमें कुछ कुछ वर्ड याद होंगे, तो हम बार बार उन्हीं वर्ड को रिपीट करते रहेंगे। तो यूज क्लियर एंड करेक्ट वर्ड्स, ठीक है। वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल मिसमैच, अब क्या है, वर्ड कुछ और बोल रहा है, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कर रही है, तो मैच नहीं करता। वर्ड तो है कि हेलो गाइस हाउ आर यू, और तुम्हारा बॉडी गेस्चर में क्या है, घबराहट है, अनकॉन्फिडेंट फील कर रहे हो आप, तो बहुत ही डिफरेंस चला जाता है उसमें, ठीक है। तो हमें इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें मैच करना चाहिए अपने दोनों ही चीज को, वर्ड को और बॉडी लैंग्वेज को, ठीक है। कम्युनिकेशन सेलेक्टिवली, मतलब हमें लिसनिंग करना चाहिए टू ओनली पार्ट ऑफ द मैसेज, जो हमें मैसेज उन्हें कन्वे करना है क्लाइंट को या ऑडियंस को, हमें सिर्फ उस पे ही लिसन करना चाहिए, ठीक है। पे फुल अटेंशन टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ये नहीं कि अब मैं आपको कोई बात बता रही हूँ कि यार देखो मेरा ना ये काम था, अब मैंने ये कर दिया, तुमने क्या करा, ध्यान नहीं दिया, अब मैं तुमसे फिर कभी किसी टाइम पूछूंगी तो तुम कहोगे यार सॉरी मैंने सुना नहीं था, वो भी एक गलत चीज होती है, वो आती है आपके इंटरपर्सनल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इन अ ग्रुप ऑफ कंपनी, किसी कंपनी में जैसे डिस्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, टू मैनी मैसेजेस हो गए, फियर और इनसिक्योरिटी हो गई, ये स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन मतलब इंटरप्शन या नॉइज बहुत हो जाती है कभी कभी कंपनी में। टू मैनी मैसेजेस मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, पहले कहते हैं ये करना है, फिर कहते हैं दूसरी बार कि नहीं भाई ऐसा करना है, फिर तीसरी बार ऐसा करना है, नहीं, पहले डिसाइड कर लो आपको करवाना क्या है सामने वाले से, ठीक है। फियर और इनसिक्योरिटी, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन जो है वो बंद हो जाती है। अगर आपको बुखार है और आपने कहा कि यार सर मुझे आज बुखार है मैं आ नहीं पाऊंगा, तो उस बार तो आपने बोल दिया, लेकिन दूसरी बार क्या होगा, वो एचआर ना भरोसा नहीं कर पाएगा, तो आपको फियर या इनसिक्योरिटी हो जाएगी, यार सच बोलने पे भी कोई फायदा तो हुआ नहीं, ऐसा वाला सीन। उसके बाद आता है आपका स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट। स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में क्या होता है, आप फ्रीली स्पीक नहीं कर पाते क्योंकि आप डर जाते हो। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जैसे इंग्लिश नहीं बोली जाती है प्रॉपरली, अगर वो बोलने जाते हैं, ठीक है, तो सामने वाला जो है ना उन्हें लेग पुल करता है कि यार इसे तो सेंटेंस बनाना नहीं आता, इसे तो इंग्लिश बोलने नहीं आती, तो इन्वायरमेंट उस तरीके से बन जाता है कि वो बोल नहीं पाता, वो डरता है बोलने से, ठीक है। तो ये था। तो इंटरपर्सनल में क्या होता है, विद इन योर सेल्फ, मतलब आपके अंदर जो आप सोचते हो, ठीक है। इंटरपर्सनल मतलब बिटवीन पीपल, या तो आप के दोस्त हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, या हस्बैंड वाइफ हो गया, ठीक है, या आपकी कोई क्रश है, ऐसे। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या होता है, इन अ ग्रुप और कंपनी, ठीक है। तो ये बहुत इजी तरीके में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, बैरियर टू कम्युनिकेशन, ये इजिली आप ध्यान रखना, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। डिफरेंट लेवल कम्युनिकेशन आपको भी पता है, चार, तीन तो इसमें वही सेम है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो आपके अंदर जो चल रहा होता है, सेल्फ टॉक जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो बिटवीन टू और मोर पीपल के बीच में होता है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो स्कूल में, कंपनी में और ग्रुप में आपका होता है। मास कम्युनिकेशन जैसे बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल में बात करना एट अ सेम टाइम, जैसे सेमिनार हो गया, वेबिनार हो गया, ठीक है। ये पर्सनल नहीं होता, ये इन्फ्लुएंस करता है और इन्फॉर्म करता है मैनी पीपल्स को, जैसे न्यूज ऑन टीवी हो गया, या आर्टिकल्स हो गए न्यूज़पेपर में, या पोस्ट हो गया सोशल मीडिया में, लाइक दैट। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, ये हैपन होता है बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल और अदर नॉन ह्यूमन थिंग्स। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत आपने देखा होगा बहुत लोगों को अपने पेट से, या कोई एक ऐसी चीज जो उनके किसी खास ने दी हो, ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, तो उसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। तो यही होते हैं हमारे डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, तीन हमने पढ़ी रखी थी ऑलरेडी, ठीक है। इसमें एक मास कम्युनिकेशन ऐड हुआ और एक एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन ऐड हुआ है, ठीक है। तो गाइज यही था हमारा यहाँ तक की यूनिट फर्स्ट। आई होप आपको इजिली समझ में आया होगा, और मैंने इस यूनिट को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ओके, जिससे आपकी आने वाली जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ इस यूनिट, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपकी मिस ना हो जाए किसी वजह से, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, उनकी भी हेल्प करो, जिससे आपको दुआएं मिलेंगी उनकी, समझ रहे हो। तो दोस्तों की भलाई के लिए हमें करना चाहिए, अगर बेस्ट फ्रेंड है तो आप बिल्कुल उनके साथ शेयर करोगे। और हाँ, आपको जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे जानना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम हमारा फॉलो करिएगा, यूट्यूब चैनल आप हमारा करिए, और नोट्स के लिए अपना टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना या फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तो मिलते हैं अपने यूनिट सेकंड में नेक्स्ट वीडियो में विद मोर धमाकेदार वन शॉट वीडियो। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।